प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के जो भी अभ्यास प्रश्न है इनको सरल करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने संश्लेषित रेशों के बारे में और प्लास्टिक के बारे में अध्ययन किया था। उनके बारे में हमने देखा था कि ये दोनों कौन कौन से रासायनिक पदार्थों के द्वारा मिलकर बनते हैं। आज इसके अंदर इसके अभ्यास प्रश्न है, उनको हम सरल करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, वो पदार्थ जो सामान्यतः रसोई के नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने में काम आता है, तो कौन काम आता है? तो वो होता है टेफ्लॉन। इसका सही उत्तर होगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक तरह का ये प्लास्टिक है जो रसोई के अंदर जो बर्तन आते हैं, आपको वो सब्ज़ी बनाने के लिए जो बर्तन आते हैं, इनके ऊपर काले रंग की परत होती है, वो टेफ्लॉन की बनी होती है, जिससे कि आज ये तेल और पानी बर्तन पर चिपकते नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा टेफ्लॉन। पीवीसी किस में काम आता है? पीवीसी पाइपों के निर्माण में काम आता है, पॉलीथीन के अंदर। और रेयन किसके अंदर काम आता है? रेयन रेशम या कृत्रिम रेशम बनाने में काम आता है। तो नॉन स्टिक बर्तनों के लिए कौन होगा? टेफ्लॉन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी संश्लेषित रेशे हैं? तो संश्लेषित रेशे कौन से होंगे? जो मानव के द्वारा रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनाए जाएंगे। तो कौन कौन से होंगे इसके अंदर? इसका ऑप्शन सही होगा नायलॉन, टेरिलिन, रेयन। ये तीनों प्रकार के संश्लेषित रेशे हैं। बाकी के ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ये एक्रिलिन ये संश्लेषित रेशा है, और रेशम और ऊन ये प्राकृतिक रेशा है। ऊन किससे प्राप्त होती है? पेड़ों से, और रेशम कीट के द्वारा। इसके अंदर पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट ये तीनों प्लास्टिक के उदाहरण हैं। और इसके अंदर ये कपास ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, ऊन भेड़ से प्राप्त होती है, और रेयन ये संश्लेषित रेशा है। तो इसके अंदर तीनों रेशे हैं वो संश्लेषित रेशे हैं। रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने के सबसे उपयुक्त पदार्थ होगा बेकेलाइट। बेकेलाइट के अंदर क्या होता है? ये इसका सही उत्तर होगा ये क्या होगा? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक मतलब ऊष्मा और विद्युत का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जब रसोई के हैंडल इसके द्वारा बनाए जाएंगे, तो हम जो बर्तन यूज़ में लेंगे, तो उसको वो बर्तन कितना भी गर्म होगा तो उसके हैंडल गर्म नहीं होगा, जिससे कि उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। आपने देखा होगा कुकर के जो आते हैं और जो चाय बनाने के बर्तन आते हैं, उनके हैंडल भी बेकेलाइट के द्वारा ही बने होते हैं, क्योंकि ये गर्म नहीं होते हैं और पकड़ने में आसानी रहती है। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य गुण प्लास्टिक का नहीं है? तो प्लास्टिक सबसे पहले एक अक्रियाशील तत्व है, ये सही है, प्लास्टिक किसी के साथ क्रिया नहीं करता है। दूसरा टिकाऊ, तो प्लास्टिक टिकाऊ भी है, ये भी सही है। और बाहर में हल्के होते हैं, ये भी ऑप्शन इसका सही है। प्लास्टिक विद्युत के सुचालक नहीं होते, प्लास्टिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा? डी सही होगा। कुचालक मतलब इनके अंदर विद्युत या ऊष्मा जो भी होगी उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए इसी के साथ आपको पता है, जो प्लास्टिक के स्विच होते हैं वो प्लास्टिक के अंदर जो प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं, उसके अंदर चाहे विद्युत कितनी भी हो जाए, जैसे विद्युत धारा का प्रभाव कितना भी तेज़ होगा, तो इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नहीं तो पिघलेंगे और नहीं नरम होंगे, ये अपनी अवस्था में बने रहते हैं। और आपको ये भी पूछ ले, बिजली के स्विच किससे बनाए जाते हैं? तो आपको याद रखना होगा मेलेटाइट। और पहले किससे बनाए जाते थे? बेकेलाइट से, अब मेलेटाइट से। तो थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक बेकेलाइट, मेलामाइन, पॉलीथीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है थर्मोप्लास्टिक होगा पॉलीथीन। ये पॉलीथीन क्यों होगा? क्योंकि ये ताप को सहन नहीं कर पाते हैं, इनका वापस रिसाइकिल भी हो सकता है, इसीलिए। और ये बेकेलाइट और मेलामाइन क्या है? ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इनके ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और एक बार इनको जिस अवस्था में डाल दिया जाता है, वापस इनकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाता। ठीक है। अगला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो।
तो पहला सवाल है इसका, संश्लेषित रेशे मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। इसका सही उत्तर ये होगा। इसमें पहले में मानव निर्मित या कृत्रिम रेशम भी कहलाता है। रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। रेयॉन को क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, क्योंकि ये रेशम की तरह दिखता है और रेशम से सस्ता भी होता है। तीसरा, एसिटोनाइडाइल के बहुलीकरण से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो एसिटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से आर्लोन हमें प्राप्त होता है। आर्लोन नामक रेशा प्राप्त होता है। आर्लोन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो सर्दियों में जो अधिकतर ऊनी वस्त्र होते हैं उसके अंदर आर्लोन का उपयोग किया जाता है। ये ऊन से सस्ता होता है, वो ऊन की तरह दिखता है। तो कंबल और जो भी हम गर्म कपड़े यूज़ लेते हैं वो आर्लोन के द्वारा बनती है। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक होता है। तो ये भी एक बहुलक होता है। बहुलक कैसे? हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक के अंदर भी एक अणु के हजारों परमाणु मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं, जिसके द्वारा प्लास्टिक का निर्माण होता है। ये प्लास्टिक चेन ऐसे लंबी श्रृंखला में भी हो सकती है और ऐसे शाखित रूप से भी हो सकती है। अगला सवाल है, हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करता है। सबसे पहले होता है रेयॉन। रेयॉन के अंदर क्या होगा? रेयॉन किस काम आता है? रेयॉन का निर्माण होता है कृत्रिम रेशम का निर्माण किया जाता है, तब रेयॉन का उपयोग किया जाता है। और रेयॉन के बारे में और क्या विशेषता है? रेयॉन ये कृत्रिम रेशम है और ये रेशम की तरह दिखता है। और ये किससे बनता है? सेल्यूलोज और उसके साथ जो भी आकाशलोगरी की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा रेयॉन का निर्माण किया जाता है। इसका और इससे क्या क्या बनते हैं? इससे चादरें, गलीचे, इसका निर्माण किया जाता है। दूसरा होता है नायलॉन। नायलॉन क्या काम आता है? नायलॉन का काम होता है वस्त्र बनाने में। चौथा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? ऐसे प्लास्टिक होंगे जिन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो कौन से होंगे? बर्तनों के नॉन स्टिक परत के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। चौथा है पीवीसी। पीवीसी का नाम क्या काम होता है? पीवीसी से पानी के पाइप के निर्माण में पीवीसी का उपयोग किया जाता है। आगे कौन सा सवाल है? लघुरात्मक प्रश्न है, तो हम देखते हैं। चौथा सवाल है पहला सवाल है, प्लास्टिक और संश्लेषित रेशों को जलाने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है? इसका एक ही कारण है, पर्यावरण प्रदूषण। क्योंकि प्लास्टिक और संश्लेषित रेशों को जितना जलाएंगे तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड और भी मतलब कई गैसों का अवशोषण होता है। इस हिसाब से इनको जलाने की सलाह नहीं दी जाती है। दूसरा, थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझिए। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने देख लिया कि थर्मोप्लास्टिक किसे कहेंगे। ऐसे प्लास्टिक होंगे जिन पर ताप का प्रभाव पड़ता है और जैसे ताप को बढ़ाया जाएगा उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है या फिर वो नरम हो जाते हैं और इनका वापस एक से दूसरी अवस्था में भी डाला जा सकता है। टेरिकोट 2 प्रकार के रेशों से मिलकर बनाए जाते हैं। उन रेशों का नाम लिखिए। टेरिकोट का निर्माण किससे होगा? किंतु पॉलिएस्टर और कपास, इन दोनों को मिलाने से इसका निर्माण होता है, टेरिकोट का निर्माण होता है। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ उनसे कहेंगे जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा छोटे छोटे अणुओं में अपघटित नहीं होते हैं, वो हमेशा के लिए बने रहते हैं, उनको जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। उसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं? एक तो पॉलीथीन भी आ सकते हैं, एक प्लास्टिक भी आ सकते हैं। आपने देखा होगा जो पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं वो उनको जैसे ज़मीन में कितने वर्षों के तक गाड़ भी दिया जाता है तो उनको वो अपघटित नहीं होती है या छोटे छोटे कोनों में टूटती नहीं है, वो जैसी थी वैसी बनी रहती है। और बहुलीकरण किसे कहते हैं? ये हमने चित्र से देख लिया। बहुलीकरण किसे कहेंगे? जब एक समान अणु मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करेंगे तो वो बहुलीकरण होंगे। इसका उदाहरण भी हमने देखा था, जैसे एक माला है,
उसके मोती को एक धागों में हम पिरो देंगे तो वो बहुलक हो जाएगा। और ऐसा ही यदि ये उस श्रृंखला का बहुलक होगा, उस श्रृंखला मतलब बड़ी श्रृंखला होगी, तो वो प्लास्टिक का निर्माण करेगी। ठीक है, धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम विज्ञान का छोटे अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती है। धन्यवाद।